नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। पटना में बुधवार 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने। उन्होंने लोक निवास में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह पहली बार है जब बिहार की सत्ता पर सीधे बीजेपी का कोई नेता विराजमान हुआ है। बिहार की राजनीति में यह एक ऐतिहासिक मोड़ है। 1974 के जेपी आंदोलन से निकले नेताओं के युग का औपचारिक अंत हो गया। मंगलवार 14 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम पद छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया और नई सरकार को उनका मार्गदर्शन जारी रहेगा। 24 नवंबर 2005 से शुरू हुआ उनका मुख्यमंत्री काल करीब 20 वर्षों बाद समाप्त हुआ। नीतीश अब राज्यसभा सांसद के रूप में केंद्र में अपनी भूमिका निभाएंगे। सम्राट चौधरी के साथ जनता दल यू की ओर से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव उप मुख्यमंत्री बने। अभी बाकी मंत्रियों की शपथ नहीं कराई गई है। माना जा रहा है कि संसद का 3 दिन का विशेष सत्र समाप्त होने के बाद बाकी मंत्रियों की शपथ होगी। इस प्रकार एनडीए गठबंधन की सरकार ने बिहार में अपना पहला कदम रखा है। बिहार में पोर्टफोलियो का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 29 विभाग संभालेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के पास 10 और विजेंद्र प्रसाद यादव के पास 8 विभागों का दायित्व रहेगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये विभाग बाकी मंत्रियों में बांटे जाएंगे। नई सरकार ने बिना देरी किए प्रशासनिक कार्यभार संभाल लिया है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि सम्राट चौधरी का नेतृत्व राज्य के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार चौतरफा विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा और लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी। प्रधानमंत्री ने दोनों नए डिप्टी सीएम को भी बधाई देते हुए कहा कि उनका राजनीतिक अनुभव बिहार के विकास को नई रफ्तार देगा। मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने सभी बड़े अधिकारियों को बुलाया और बतौर सीएम पहली मीटिंग ली। उन्होंने नीतीश कुमार की योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यालय स्तर से लेकर नीचे तक कहीं भी कार्यों को लटकाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। नई सरकार के पहले ही दिन यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि सुशासन और तेज काम की परंपरा जारी रहेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने भी नीतीश के साथ 20 साल तक शासन किया। उनका आरोप है कि बिहार का खजाना खाली है, कोई उद्योग या कारखाने नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है और पलायन बहुत अधिक है। तेजस्वी ने विपक्ष की भूमिका में नई सरकार को जवाबदेह बनाने का संकल्प जताया है। बिहार के गोपालगंज में पॉक्सो 1 के तहत विशेष अदालत ने 2 साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए 2 दोषियों को आजीवन कारावास और 50 से 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। न्यायालय के इस सख्त फैसले को राज्य में न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है। बेगूसराय में 2 अलग अलग घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। नावकोठी थाना से एक संदिग्ध युवक वेंटिलेटर तोड़कर फरार हो गया, जबकि साहेबपुर कमाल क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद में एक युवक का अपहरण कर उसे गोली मार दी गई। घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस दोनों मामलों की जाँच में जुटी है। नई सरकार के पहले ही दिन यह घटनाएं प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। बिहार सरकार पटना के पास एक ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए डीपीआर तैयार हो चुकी है। यह प्रोजेक्ट 250 एकड़ से अधिक जमीन पर विकसित किया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत करीब 547 करोड़ रुपए है। इस एजुकेशन सिटी में साझा कैंपस प्रणाली होगी, जिसमें कई विश्वविद्यालय और कॉलेज एक ही जगह संचालित होंगे। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आर्थिक अपराध इकाई ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार के बाद अब टाउन थाना प्रभारी अभिषेक रंजन जांच के घेरे में आ गए हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की 9 सदस्यीय टीम ने उनके आवास और दफ्तर पर छापेमारी की है। उत्तर भारत में गर्मी ने खतरनाक रूप लेना शुरू कर दिया है। अप्रैल का आधा महीना भी पूरा नहीं हुआ और देश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब या उससे ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है।
नई सरकार यानी सम्राट चौधरी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास की अवधारणा से आगे बढ़े। उन्हें बिहार में कारखाने लगवाने हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले और पलायन रुके। आर्थिक गतिविधियों में तेजी लानी है ताकि राजस्व के साधन बढ़े। विशेषज्ञों का मानना है कि एटी हब और कृषि आधारित उद्योग बिहार की अर्थव्यवस्था बदल सकते हैं। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से आगे रही है। राज्य ने 14% की विकास दर दर्ज की, जबकि भारत की विकास दर 12% रही। वर्ष 2024 से 25 के लिए राज्य की जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर 9,91,997 करोड़ रुपए आकी गई है। नई सरकार इस विकास की गति को और तेज करने के लिए नई नीतियों पर काम कर रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री जरूर बने हैं, लेकिन बीजेपी में अजीब सन्नाटा पसरा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े नेताओं की पर्ची पर नीतीश कुमार की मर्जी भारी पड़ गई। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है और इस पर जोरदार प्रतिक्रियाएं आ रही है। एलजेपी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी को बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विकास, सुशासन और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। एनडीए के सभी घटक दलों ने नई सरकार के साथ एकजुटता का मजबूत संदेश दिया। केंद्र सरकार ने संसद का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया गया है, जिसमें लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को 2029 के चुनाव से लागू करने की बात करता है। बिहार की नई सरकार ने इस बिल का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अप्रैल 2026 को कर्नाटक गए। सुबह करीब 11 बजे पीएम मोदी ने मांड्या जिले के श्री क्षेत्र आदिचुंचनगिरी में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद मोदी का यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की सक्रियता बढ़ती जा रही है।